साथियों, एक लड़की, जवान लड़की, एक अपने ही रिश्ते के फूफा के पास काम करने के लिए जाती थी, काम सीखती थी। और फूफा एक दिन काम सिखाते सिखाते उसके साथ एक ऐसी हरकत कर बैठता है कि जिसकी वजह से फूफा ने सोचा भी नहीं होगा कि फिर आगे क्या होने वाला है। साथियों, एक ऐसी घटना घटती है कि एक कत्ल हो जाता है और कत्ल की जो वजह होती है वह बेहद ही खौफनाक होती है। और फिर जो वजह सामने आती है उसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता, किसी को यकीन नहीं होता कि आजकल हमारे समाज में ये सब क्या हो रहा है। लोग सुनकर हैरान रहते हैं। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुल्म की दुनिया की एक बेहद ही खौफनाक कहानी के साथ। साथियों, आज की जो कहानी है वह एक ऐसे सामाजिक रिश्ते को शर्मसार करती है जिसके बारे में काफी सोचने समझने की लोगों को जरूरत है। साथियों, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद की। गाजियाबाद के पास एक जगह लगती है कौशाम्बी। कौशाम्बी में नया साल मनाया जा रहा था पूरे देश में और पुलिस अपनी सेवा दे रही थी। जगह जगह वह चेकिंग अभियान चला रही थी। तभी 1 जनवरी की रात को, 1 जनवरी की सुबह को, साथियों, सुबह करीब 2 बज रहे थे और उसके बाद पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी कि कहीं कोई दारू पी करके तो नहीं घूम रहा है, कहीं कोई नया साल के अवसर पर इतने जोश में ना आ जाए कि कोई घटना हो जाए। सेक्टर 1 और 5 के पास एक पुलिया लगती है। उसी पुलिया के पास पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। तभी एक व्यक्ति, संदिग्ध व्यक्ति, अचानक से भागता हुआ दिखाई देता है। और साथियों, जब भागता हुआ दिखाई देता है तो पुलिस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो भागने लगता है। और जब पुलिस को शक होता है कि कहीं यह चोर उचक्का तो नहीं है, कहीं कोई अपराधी तो नहीं है, और जब पुलिस पीछा करती है तो वह व्यक्ति पुलिस पर फायरिंग कर देता है। और फिर पुलिस अपने बचाव में फायरिंग करती है और फिर उसके पैरों पे गोली लग जाती है और वह गिर जाता है। अब मुठभेड़ होती है और मुठभेड़ में जब वो घायल हो जाता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और सर्वप्रथम पहले उपचार के लिए लेके जाती है। अब उस अपराधी का उपचार होता है और फिर पुलिस उसकी जांच पड़ताल करती है तो अपना नाम नीरज बताता है। और फिर पुलिस को एक नीरज नाम के व्यक्ति की, एक अपराधी की भी तलाश रहती है और वह व्यक्ति भागते हुए बचने की कोशिश करता है और पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। और फिर पुलिस जब उससे पूछताछ करती है उस केस के बारे में तो एक ऐसी हकीकत बताता है जिसके बारे में लोग सुनकर हैरान रह जाते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक फूफा जिसका नाम नीरज रहता है। नीरज टेलर का काम करता था, सिलाई मशीन वगैरह चलाता था, कपड़े उपड़े सिलने का काम करता था और इधर अपने रिश्तेदारियों में घूमा करता था, लोगों के पास जाता था और अपने ही रिश्ते के लोगों को काम पर भी रखता था। धीरे धीरे काम काफी अच्छा चलने लगा था। एक दिन उसकी रिश्ते की एक भतीजी उसके पास जाती है, बेहद ही नौजवान और खूबसूरत लड़की, और अपने फूफा से कहती है कि मुझे भी सिलाई का काम सीखना है, मुझे भी आपके यहाँ काम करना है। अब इधर नीरज की भी उम्र करीब 30 से 32 साल रहती है। नीरज कहता है ठीक है, आओ मैं तुम्हें काम सिखा दूंगा। धीरे धीरे नौजवान लड़की, मात्र 20 साल की लड़की, अपने रिश्ते के फूफा के साथ काम करने लगती है। अब काम करते करते दोनों कभी कभी रात को भी काम करते, दिन में भी सिलाई का काम करते और धीरे धीरे दोनों की काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है। अब इधर किसी किसी दिन जब वो लड़की अपने काम पर नहीं जाती थी तो नीरज, जो कि रिश्ते का फूफा था, वह घर पर पहुंच जाता था और जाकर उस लड़की के घर बातचीत करता था, लोगों से अपनी बातें बताता था। कभी कभी खाने पर भी वह जाता था। अब घर वाले जानते थे कि अपना दूर के रिश्ते का फूफा भी है और काफ़ी ईमानदार व्यक्ति है, यही उनकी लड़की को सिखाता है मशीन वगैरह, जो भी कपड़े वगैरह का काम है, मशीन चलाने का, कपड़े सिलने का काम सिखाता है। लोग बहुत खुश थे। अब इधर लड़की फिर से काम पर जाने लगती है और सीखने लगती है। कभी कभी रात को वह रुक जाती थी और घर बताती थी कि उसका काम ज़्यादा है तो कल सुबह आ जाएगी। उसके साथ कई लड़कियां काम करती थी। इधर एक दिन फूफा उसे देखता है नीरज कि वह बेहद खूबसूरत लग रही है, बड़ी हसीन लग रही है, तो उससे कहता है
कि आज तो तुम बहुत हसीन लग रही हो, बहुत खूबसूरत लग रही हो। काश कि मेरी शादी नहीं होती तो मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बना लेता। अब साथियों, यह बात सुनते ही वह लड़की भी शर्माती है और कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए आज भी तैयार हूँ। तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। अब इधर बार बार जब वो फूफा कहती थी तो नीरज को जलन होती थी। नीरज कहता है कि मुझे फूफा कहना बंद कर दो, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाया करो। अब लड़की उसके नाम से बुलाने लगती है। अब नीरज जो दर्जी का काम किया करता था, वह अब उससे प्यार भरी बातें करने लगता है। अब काम कम ज़्यादा, बातें ज़्यादा होती थी। अब वह उस लड़की के साथ दिन रात बातें करता था, फ़ोन पर बातें करता था। धीरे धीरे दोनों की मोहब्बत आगे बढ़ जाती है। इधर नीरज शादीशुदा था, नीरज के बच्चे भी थे, परिवार भी था। कभी कभी परिवार के पास भी लेकर उस लड़की को जाता था। परिवार भी उस लड़की को अच्छी तरह से जानता था। अब पारिवारिक संबंध काफ़ी अच्छा हो जाता है, घनिष्ठ हो जाता है। और इधर नीरज उस लड़की के प्यार में, अपनी भतीजी के प्यार में इस कदर बेकरार हो जाता है, इस कदर पागल हो जाता है कि उसे परिवार दिखाई नहीं देता है, बच्चा भी दिखाई नहीं देता है। और वह लड़की अपने फूफा के प्यार में बेकरार हो जाती है, पागल हो जाती है। अब उसी कमरे में अपने फूफा के साथ समय व्यतीत करने लगती है, अतरंग खेल खेलने लगती है। अब इधर फूफा और भतीजी का खेल चल रहा था, दोनों का प्यार परवान चढ़कर बोल रहा था। लेकिन इधर कभी कभी जो उसकी पत्नी थी, वह भी अपने पति को डांट फटकार लगाती थी कि काफ़ी रात रात को घर आते हो, समय से घर आया करो। लेकिन वो अपनी पत्नी और बच्चों को समय नहीं दे पाता था, सिर्फ समय अपनी प्रेमिका को, अपनी रिश्ते की भतीजी को देता था। अब इधर दोनों पार्कों में घूमने के लिए जाते थे। पास में ही एक पार्क था, वहाँ रात रात को बैठकर समय व्यतीत करते थे और फिर अपने घरों को जाते थे। और इधर कुछ समय और गुजरता है। अब इधर करीब 40 से 50 बार फूफा उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। समय धीरे धीरे बीतता जाता है। अब साथियों, समय इस कदर गुजर रहा था कि जो लड़की थी वो बेहद चाहने लगती है। वह नीरज से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। नीरज कहता है देखो, मेरा परिवार है, अभी शादी तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन फिर लड़की कहती है कि नहीं, जब शादी नहीं करनी थी तो तुमने मुझसे प्यार क्यों किया? मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती हूँ, जिंदा नहीं रह सकती हूँ। नीरज कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुमसे शादी कर लूंगा, मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ। अब प्यार परवान चढ़ता गया, दोनों बेकरार होते गए। एक प्यार की आग में, अवैध नाजायज प्यार की आग में जलते गए। और साथियों, फिर एक रिश्ता धीरे धीरे शर्मसार होता गया फूफा और भतीजी का। अपनी पत्नी को नीरज धोखा देता गया और अपने रिश्ते की भतीजी से शारीरिक संबंध बनाता गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन लोगों को, घर वालों को शक था कि कहीं फूफा और भतीजी का जो लड़की थी, लड़की के घर वालों को शक था कि कहीं जो नीरज है वो उसकी लड़की के साथ उसके नाजायज संबंध तो नहीं है। अब लोग उसे शक की निगाहों से देखने लगते हैं। अब फौरन ही घर वाले लड़की से कहते हैं कि एक काम करो, अब तुम्हारी शादी करने का समय आ गया है। लड़की मना करती है कि अभी मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन घर वाले सब कुछ समझ रहे थे। अब वो एक अच्छा सा रिश्ता देखते हैं। अच्छा सा रिश्ता देखकर लड़की की शादी तय कर देते हैं। अब साथियों, इधर लड़की का नाम वैशाली रहता है। वैशाली की शादी जो है तय कर देते हैं। वैशाली की शादी तय हो जाती है। और इधर अब फूफा के दिल में एक आग भड़कने लगती है। अब वो वैशाली को दूर नहीं जाने देना चाहता था। इधर वैशाली भी अपने प्रेमी नीरज से, रिश्ते के फूफा से दूर नहीं जाना चाहती थी, बेहद प्यार करती थी। बहुत जल्द अब शादी होने ही वाली थी। तभी वैशाली अपने प्रेमी से कहती है कि एक काम करो, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जेल भेजवा दूंगी और मैं लोगों को अपनी हकीकत बताऊंगी कि तुम मेरे साथ क्या करते हो। अब इधर नीरज परेशान होने लगता है कि कहीं उसकी हकीकत लोगों के सामने आ गई तो उसके बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। अब वो परेशान होने लगता है, उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। अब नीरज उस लड़की से कहता है कि देखो, तुम अपनी शादी कर लो, मैं शादी के बाद भी तुम्हें प्यार करूंगा,
चाहे तुम किसी से भी शादी करोगी मुझे मंजूर है। लेकिन लड़की कहती है कि नहीं, सब कुछ मैंने तुम्हें दिया है तो शादी भी तुम्हीं से करूंगी। ये सब करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था, तुमने सोचा नहीं और अब तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और कह रहे हो कि शादी नहीं करूंगी। मेरा परिवार है, बच्चे हैं, उनका क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, इसके पहले तुमने क्यों नहीं सोचा। अब नीरज परेशान होने लगता है कि बात आगे बढ़ रही है, अब क्या किया जाए। तभी 31 जनवरी का दिन भी आ जाता है। पूरे देश में नया साल मनाने की तैयारी चल रही थी। उधर पुलिस जगह जगह चेकिंग अभियान भी चला रही थी कि कहीं किसी से कोई गलती ना हो जाए, कोई जोश में आकर होश ना खो दे। अब पुलिस जगह जगह अपनी पहरेदारी कर रही थी। इधर 31 जनवरी को एक पार्क में मिलने के लिए वैशाली नीरज को बुलाती है और नीरज मिलने के लिए जाता है। दोनों बैठकर रात भर बातें करते हैं। तभी वैशाली फिर से कहती है कि देखो, आज मैं आखिरी बार कह रही हूँ, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की और फिर मुझे धोखा दिया तो मैं शादी तो तोड़ दूंगी लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं शादी भी नहीं करूंगी और तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। और आज तुम मुझे बताओ कि तुम शादी कब करोगे, वरना मैं आज सबके सामने मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। अब वह डर जाता है और साथियों फौरन ही अपने पॉकेट से एक चाकू निकालता है और उसका मुंह दबाकर एक के बाद अंधेरी जगह में, उसी पार्क में, जो पार्क रहता है, पार्क का नाम रहता है पोडियम पार्क, सेक्टर 4 में, पोडियम पार्क में ही वह उसकी हत्या कर देता है। रात का समय था, कोई भी वहां मौजूद नहीं था। हत्या करने के बाद देखता है कि वह मर चुकी है तो वहां से वह भागने लगता है। अब इधर जाकर छुप जाता है। सुबह होती है। 1 जनवरी की सुबह जब लोग नया साल मनाने के लिए पार्क में जाते हैं तो देखते हैं कि एक लड़की के नाक कान से खून निकल रहा है और उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। लोगों को लगता है कि शायद बची हो, अभी तो खून ताजा ताजा है, यानी कि कुछ देर पहले ही उसने कत्ल किया था। अब फौरन लोग पुलिस को फोन करते हैं। मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस को जब पता चलता है कि कत्ल हुआ है तो पुलिस भी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि चारों तरफ पुलिस पहरेदारी कर रही थी, सिर्फ उस पार्क को छोड़कर। पुलिस पहुंचती है, मामला ताजा हो जाता है। चारों तरफ कॉलोनी के लोग हंगामा कर रहे थे कि आखिर एक लड़की की लाश यहाँ कैसे पड़ी है, क्या हो गया है। पुलिस अब उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब पुलिस उस लड़की की जांच पड़ताल करती है, पहचान करती है, तो वैशाली के रूप में उसकी पहचान होती है। और साथियों, जब वैशाली के रूप में उस लड़की की पहचान होती है तो फिर पुलिस उसके घर वालों को फोन कर बुलाती है। घर वाले उस लड़की को पहचानते हैं अपनी बेटी, अपनी बहन के रूप में, और बताते हैं मेरी ही बेटी है और रात को यह अपने रिश्ते के फूफा नीरज के साथ काम करती है और उसी के साथ थी। अब इधर पुलिस उस फूफा नीरज की तलाश करती है तो वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अब पुलिस उसी तलाश करने लगती है, सर्विस लांच पे उसका नंबर डालती है, कॉल डिटेल्स निकालती है, CDR वगैरह निकालती है। उसके बाद उसका नंबर मिलता है और जब नंबर मिलता है और किस किस लोगों ने बातें की थी उस लड़की से, सभी पर जांच पड़ताल करती है, सभी को गिरफ्तार करती है। लेकिन पता चलता है कि उसका फूफा गायब है। अब पुलिस का शक और परिवार वालों का शक पूरी तरह से नीरज के ऊपर था। अब पुलिस जगह जगह जांच, जितनी पुलिया वगैरह थी, जो अंधेरे रास्ते थे, हर जगह पुलिस जांच पड़ताल करने लगती है, चेकिंग अभियान चलाने लगती है। तभी अचानक से, नीरज को पता नहीं था, नीरज समझ चुका था कि अब पुलिस की गिरफ्त में आने वाला है। परिवार में उसकी बीवी तड़प रही थी, रो रही थी कि क्या नीरज ने सही में ऐसा काम किया है, लेकिन क्यों किया है यह सभी जानना चाहते थे। अब नीरज भागने की कोशिश करता है और रात को पुलिस से गिरफ्त में आ ही जाता है और पुलिस से बचने के लिए वो भागने की कोशिश करता है और जब पुलिस पकड़ने की कोशिश करती है तो उस पर फायरिंग कर देता है। और साथियों, जब फायरिंग करता है तो पुलिस उसके जवाब में फायरिंग करती है और फिर मुठभेड़ होती है और मुठभेड़ में उसके पैरों तले एक गोली लगती है और उसके बाद वह गिर जाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। और पुलिस उससे पूछती है कि क्या तुम वही नीरज हो जिसने उस लड़की का कत्ल किया है, तो वह एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ वही नीरज है और वह भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस उससे पूछती है कि तुमने कत्ल क्यों किया, तो वह कहता है कि साहब मैं बहुत परेशान हो चुका था, मैंने एक ऐसी गलती की थी जिसका खामियाजा मुझे इस तरह से भुगतना पड़ेगा, मुझे पता नहीं था। मैं उस लड़की पर अपना दिल हार बैठा था और वह लड़की शादी नहीं करना चाहती थी, उसकी शादी तय थी और मेरा भी परिवार है, बच्चे हैं और मैं उसे
छुपने के लिए, बचने के लिए, कहीं उन्हें कुछ पता न चल जाए, इसलिए मैंने वैशाली को फ़ोन कर पार्क में बुलाया और मिलने के बहाने जब वह ज़्यादा जिद करने लगी, ब्लैकमेल करने लगी, और इससे पहले भी वह कई बार ब्लैकमेल करती थी, इसलिए मैंने मौका देखकर सुनसान जगह पर पार्क के एक कोने में उसका कत्ल कर दिया और एक नहीं कई बार चाकू से उसकी हत्या की गई थी। अब साथियों, पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करती है, उसके बाद उसे जेल में भेज देती है। अब साथियों, पूरी जिंदगी सिर्फ एक जिस्म की चाह में एक नई लड़की, यूं कहे कि एक कुंवारी लड़की अपनी भतीजी के हुस्न को देखकर वह फिसलता है और फिर साथियों, अब सीधे पूरी जिंदगी उसकी जेल में सलाखों के पीछे गुजरेगी। और जो परिवार तबाह हुआ है, दो दो परिवार, यूं कहें कि एक तीन तीन परिवार, एक तो उसकी शादी फिक्स यहाँ थी, एक उसका परिवार और एक नीरज का परिवार। नीरज के बच्चों का क्या होगा, उसकी बीवी का क्या होगा, नीरज की बीवी और बच्चों का क्या कसूर था, जिसकी शादी फिक्स हुई थी उसका क्या कसूर था। बदनामियां तो चारों तरफ सभी की होंगी। साथियों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। आप सभी साथी कमेंट जरूर करें कि क्या नीरज ने सही किया या फिर गलत किया। क्या नीरज अगर चाहता तो पहले किसी और रास्ते का इंतजाम भी कर सकता था। क्या कत्ल करना उसे जरूरी था। साथियों, जवाब आप जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।